राधे राधे दोस्तों, हम अभी तक भारतीय न्याय संहिता की तो धारा 2 की उपधारा 24 देख चुके थे। इसमें अपराध के बारे में अपराध की परिभाषा दी गई है। अपराध शब्द से इस संहिता का दंडनीय की गई कोई बात अभिप्रेरित है, यानी इस संहिता में जो भी चीज दी गई है अपराध उसे माना जाता है जिसे दंडनीय की गई हो, दंड देने के लिए बनाया गया हो, जिसका पालन न करने पर या उस तरीके के नियमों के उल्लंघन करने पर या उस नियम के अंतर्गत आने पर उसको अपराध माना गया है। या जैसे इस संहिता में कोई कृत्य करने से आपको मना किया गया है इस धारा की किसी संहिता में, और वो कृत्य आप करते हैं तो आपको उसे अपराध समझा जाएगा और आपको दंडनीय होगा, यानी दंड उसके तहत दिया जा सकता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और समझा गया है। जैसे अध्याय 3, आपको अध्याय 3 होगा जो उसमें उल्लिखित निम्नलिखित धाराओं, धारा 8, उपधारा 2, धारा 3, 4, 5 और धारा 9, धारा 49, धारा 50, धारा 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 और धारा 119, 120, 123, 127 की धारा 7 और उपधारा 8, धारा 222, धारा 230, धारा 231, धारा 240 तथा धारा 248, धारा 250, 51, 259, 260, 261, 262, 263, धारा 308 की उपधारा 6 और उपधारा 7 तथा धारा 330 की उपधारा 2 में अपराध शब्द से इस संहिता के अधीन या किसी विशेष विधि या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय कोई बात अभिप्रेरित है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इन सभी धाराओं में जो अपराध दिया गया, अपराध शब्द का उपयोग किया गया है, यानी उसका कहने का यह है कि इस विधि के या स्थानीय विधि या कोई भी अन्य अधीन स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय कोई बात अभिप्रेरित है। यदि दंडनीय कोई चीज है इन सभी धाराओं में तो वो अपराध समझा जाएगा। क्लियर है? इसी प्रकार ख में भी दी है कुछ धाराएं, 179 की उपधारा 1, धारा 211, धारा 212, धारा 338, धारा 339, 204, 253, 329 की उपधारा 1 में अपराध शब्द का अर्थ उस दशा में वही है जिसमें विशेष विधि स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय कार्य ऐसी विधि के अधीन 6 मास या उससे अधिक अवधि के कारावास से, चाहे वह जुर्माने सहित हो या रहित, दंडनीय हो। मतलब ये भी वही है जिसमें अपराध शब्द का उपयोग किया गया या अपराध माना जा सकता है, जिसमें जो ऐसा किया गया कार्य, मतलब कोई भी कार्य इन धाराओं के तहत कोई भी किया गया कार्य दंडनीय है तो उसे वो अपराध माना जाएगा और वो 6 माह की सजा या उससे अधिक की कारावास या चाहे जुर्माना कुछ भी हो सकता है। यदि वो दंड दिया गया है तो उसे अपराध माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। धारा 2 की उपधारा 25, लोप का तात्पर्य समझना है। लोप इसमें दिया है, लोप की अवधि का उसी प्रकार होता है जिस प्रकार एकल लोप है, मतलब बहुत सारे आप लोप कर रहे हैं, उसकी जो अवधि है, समय काल है, तो उसे यही मान लिया जाएगा कि एक बार जो लोप किया गया है ठीक उसी प्रकार उसको माना जाएगा। जैसे आपका कार्य है, एक जेल में कैदी है और उसे खाना देना, भोजन आपका कार्य है कि देना है, उसको देना, समय से देना है, परंतु आपके द्वारा लोप किया जाता है, उसको भोजन नहीं दिया जाता है, भोजन न देने का लोप करते हैं। तो इस प्रकार के कार्य को, जैसे आप अपने कार्य जो आपका कर्तव्य बनता है उसको लोप करते हैं या उसको नहीं करते हैं तो वो लोप कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। व्यक्ति के अंतर्गत कोई भी कंपनी, संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वो निगम हो या नहीं, आता है। इस संहिता में यदि व्यक्ति दिया गया है तो केवल एक मनुष्य से ही संबंधित नहीं है। इसका कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति में एक कंपनी भी आ सकता है, संगम बहुत सारे लोगों का ग्रुप है वो भी आ सकता है, कोई निकाय बना हुआ, विभाग बना हुआ है वो भी आ सकता है। तो यहाँ पर आप केवल व्यक्ति से ये ना समझे कि कोई मनुष्य ही है तो उसे ही व्यक्ति कहा जाएगा। ठीक, लोक के अंतर्गत कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय आता है। लोक यानी मतलब एक प्रकार से वर्ग या समुदाय, किसी प्रकार का समुदाय, लोग कोई भी हो, जनता हो, नॉर्मली कहें तो पब्लिक जो है उसे हम लोग कहेंगे। ठीक है, वो किसी प्रकार का वर्ग हो सकता है, वर्ग समुदाय हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। लोक सेवक, ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेरित है, ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेरित है। इसमें बहुत सारी चीजें दी गई हैं जो निम्नलिखित के अधीन आता है, परंतु एक आप छोटे तौर पर ये समझिए कि ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेरित है, यानी जो लोग यानी पब्लिक के सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है, यानी कर्तव्य है उसका, तो ऐसे व्यक्ति को लोक सेवक कहेंगे। जैसे सेना है, नौसेना या वायुसेना, इनका प्रत्येक आयुक्त अधिकारी
जो सेना इनके प्रत्येक जो आयुक्त अधिकारी हैं, जो नियुक्त हैं, या जो भी जितने भी अधिकारी हैं, वो आपके लोक सेवक कहलाएंगे, क्योंकि ये पूरे ही एक तरीके से भारत देश की रक्षा करने के लिए, सुरक्षा के लिए है, और ये तत्पर रहते हैं, और ये भारत देश के सुरक्षा के साथ साथ पब्लिक जितनी भी हर चीज़ की सुरक्षा के लिए होते हैं। नॉर्मली ये समझिए आप कि हमारे यदि ये भारत देश की सीमाओं पर डटे रहते हैं और सेवा करते हैं, वहाँ पर अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो एक प्रकार से हमारे पब्लिक की सेवा करते हैं, उनकी सुरक्षा देखते हैं। हमारे पूरे भारत की सुरक्षा ये देख रहे हैं, यानी पूरे भारत के अंदर आने वाले सभी व्यक्ति की सुरक्षा इनके हाथों में है, तो इनको हम लोक सेवक कहेंगे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से अन्य भी हैं। प्रत्येक न्यायाधीश, जितने भी न्यायाधीश आपके हैं, न्याय का कार्य करते हैं, लोगों को न्याय दिलाने का कार्य इनका है, ये भी एक प्रकार से लोक सेवक हुए। इनके अंतर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति इनके अधीन जो किन्हीं न्यायिक निर्माण कृत्यों, चाहे वह स्वयं व्यक्ति को किसी निकाय के सदस्य के रूप में निर्माण करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। ठीक है, मतलब इनके अधीन कोई भी कार्य करने के लिए जो व्यक्ति होते हैं इनके न्यायाधीशों के अधीन, जो आप कई बार देखेंगे बाबू, और न्याय सुरक्षा के अलग से सिक्योरिटी होते हैं, और उसके नीचे देखेंगे बाबू के नीचे अलग अलग लोग काम करते हैं, तो वो भी क्या कहलाएंगे, लोक सेवक कहलाएंगे। इसमें ऐसे ढेर सारे आपको दिए गए हैं कि किनको किनको हम लोक सेवक कहेंगे, जैसे न्यायालय का प्रत्येक अधिकारी, किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला प्रत्येक असेसर या पंचायत का सदस्य, प्रत्येक मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति जिसको किसी न्यायालय द्वारा किसी अन्य सक्षम लोक प्राधिकारी द्वारा कोई मामला विशेष निश्चित या रिपोर्ट के लिए निर्देशित किया गया हो। प्रत्येक व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता है जिसके आधार पर किसी व्यक्ति को परिरोध में करने या रखने के लिए सख्त हो। जैसे आप उदाहरण के तौर पर आप देखे होंगे एसडीएम, आपके एसडीएम महोदय जो होते हैं, वो परिरोध देखे होंगे कि उनके द्वारा बनाए जाते हैं, जो अभी भारतीय न्याय आईपीसी की धारा 151 की तरह, सॉरी सीआरपीसी की धारा 151 के तहत वो परिरुद्ध करते थे। यदि कोई अशांति भंग कर रहा है और पुलिस ले जाकर उनके पास पेश करती है, तो वो परिरुद्ध करते थे या उनको जेल में रखने का कार्य आदेश देते थे। तो ऐसे भी व्यक्ति क्या कहलाएंगे, आपके लोक सेवक कहलाएंगे। सरकार का प्रत्येक अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य है कि अपराधों का निराकरण करे, अपराधों की सूचना दे, आपराधिक न्याय के लिए उपस्थित करे, या लोक सेवक के लोक के स्वास्थ्य सुरक्षा और सुविधा का संरक्षण करे। ठीक है, वो भी क्या कहलाएगा, लोक सेवक ही कहलाएगा। सरकार का प्रत्येक अधिकारी जिसकी ऐसे अधिकारी के नाते कर्तव्य के अपराधों का निवारण कौन करता है, पुलिस। अपराधों की सूचना देता है कौन, अपराधों की सूचना आप देखेंगे बहुत सारे अपराध हमारे गांव क्षेत्र अन्य जगहों पर अपराधों की सूचना होती है। तो हमारे मध्य प्रदेश में कोटवा एक होते हैं जो ग्राम में निहित होते हैं, वो अपराध संबंधी सूचनाएं थाने चौकी अन्य चीजों दिए जाते हैं। अपराधियों को न्यायालय के लिए उपस्थित करे, अपराधियों को न्यायालय पुलिस उपस्थित करती है। ठीक है, तो इन सब चीजों, इन्हें हम लोक सेवक कहेंगे। अगला आते हैं प्रत्येक अधिकारी जिसका ऐसे अधिकार नाते कर्तव्य जो सरकार की ओर से किसी संपत्ति को ग्रहण करे, जैसे राजस्व विभाग के हो गए, तो संपत्ति को ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं, व्यय करते हैं, सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण निर्धारण या संहिता करें। ठीक, ये राजस्व के, अर्थात इसमें राजस्व के सभी अधिकारी आ जाएंगे। ठीक है, तो में आपको बता दिया जा रहा है, और इसको लंबा पढ़ेंगे तो ज़्यादा जानकारी होगी, अच्छे से आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रत्येक अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य हो कि वह किसी ग्राम या नगर जिले के किसी पंथ निरपेक्ष समाज प्रयोजन के लिए किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे या व्यय करे, कोई सर्वेक्षण निर्धारण करे, या कोई रेट या कई उद्ग्रहित करे, या किसी ग्राम नगर या जिले के लोगों के अधिकारों के अभिनिश्चित के लिए कोई दस्तावेज बनाए या अधिप्रमाणित करे। ये भी ऊपर समझाया गया जैसे राजस्व का है, ठीक उसी प्रकार है। उसमें कुछ अलग पद होते हैं वो राजस्व संबंधी निविदा के लिए। और यहाँ पर एक ग्राम, ये यहाँ पर आपको ग्राम नगर या जिले का दिया है, तो ग्राम में आपको ज़्यादातर देखने आएगा पटवारी क्या करता है, उसका कर्तव्य होता है आपको दस्तावेज बनाने के लिए प्रमाणित करता है। वो आपकी जमीन संबंधी जो चीज़ें कागजात इन सब चीज़ों में प्रमाणित करता है। ऐसे हो गए ग्राम संबंधी, ऐसे ही नगर और जिले स्तर पर भी लोग होते हैं। ठीक, तो उन्हें अधिकारी होते हैं, उन्हें हम लोक सेवक कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसा पद धारण करे जिसके आधार पर निर्वाचक नामावली तैयार करने, प्रकाशित करने, बनाए रखने या प्रदर्शित करने के लिए निर्वाचन या निर्वाचन के किसी भाग को संचालित करने के लिए सशक्त हो, अर्थात निर्वाचन कार्य में लगे हुए सभी कर्मचारियों को भी हम क्या कर सकते हैं, लोक सेवक हैं। जैसे बीएलओ हमारा क्या करते हैं, उन्हीं के माध्यम से हमारा नाम जुड़ता है और कटता है किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में। ठीक, वो हमारा बीएलओ को क्या हो गए, लोक सेवक हो गए। अगला दिया है प्रत्येक व्यक्ति जो सरकारी सेवा या वेतन में है या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता है, वो सभी क्या है, लोक सेवक है। इन सभी जो अभी आपने सभी को ऊपर पढ़ा है, अभी इसको किसको आप लोक सेवक कह सकते हैं, उनका एक सही तरीके से कहें तो एक सार है ये कि सरकार की सेवा या वेतन में या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए
सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता है, यानी वेतन पाता है या पारिश्रमिक या उसको वेजेज मिलती है, उसको हम लोक सेवक कह सकते हैं। ठीक है, इसमें कई कुछ और दिया। साधारण खंड अधिनियम था 1900, साधारण खंड अधिनियम 1897 की धारा 3 के खंड 31 में यथा परिभाषित किसी स्थानिक प्राधिकारी की किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के द्वारा उसके अधीन स्थापित किए गए निगम अथवा कंपनी अधिनियम 2013 धारा 2 के खंड तथा परिभाषित की गई कंपनी की सेवा या वेतन में है। इसका तात्पर्य सीधा सा है, जैसे कई ऐसी अर्धशासकीय कंपनियां होती है, जैसे आप देखेंगे मध्य प्रदेश में एनसीएल कोल माइंस है, कोल इंडिया है, उसकी नॉर्दर्न कोलफील्ड की जो कंपनी है उसको एनसीएल बोले जाते हैं। और ऐसे ही डब्ल्यूसीएल है, वेस्ट कोलफील्ड। और ऐसे ही कुछ अर्धशासकीय कंपनियां जो शासन के अधीन है, उनसे भी जो शासन के लिए कार्य करते हैं, जो कंपनियां कार्य करती हैं, बीएचईएल हो गई, ऐसे कई तरह की कंपनियां हैं, उन्हें हम लोक सेवक ही कहते हैं। ठीक, उनको भी हम लोक सेवक कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगली परिभाषा पे। विश्वास करने का कारण। विश्वास करने का कारण मतलब इसका तात्पर्य है कि आपके पास कोई ना कोई किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करने का कोई विशेष कारण होगा, किसी न किसी कारण से आप जिस पर विश्वास करते हो, तो एक रीजन होगा, यानी कारण होगा जिस कारण से आप विश्वास करते हैं। तो एक शब्द होता है, किसी न किसी कारण से आप किसी विश्वास कर सकते हैं, उसे कहते हैं विश्वास करने का कारण। ठीक है, विशेष विधि, यह विधि अभिप्रेरित है विशिष्ट विषय पर लागू, मतलब कोई एक विशेष विषय है, विशिष्ट विषय, स्पेशल सब्जेक्ट, जैसे कहें कि आप साइबर क्राइम संबंधी हो गए, या फिर कहें जैसे SC/ST या बाल संरक्षण अधिनियम हो गया, ये सारे क्या हो गए, विशेष विषय पर। बाल को संबंधित बाल संरक्षण अधिनियम आ गया, और आपको साइबर सेल से संबंधित, साइबर अपराध से संबंधित था, ये आपको IT एक्ट आ गया, और बहुत सारी अधिनियम है जो विशेष स्पेशल बनी गई है उस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। तो उनको हम क्या कहते हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर यदि कोई विधि बनी हो तो उसे विशेष विधि कहते हैं। मूल्यवान प्रतिभूति, ऐसी कोई दस्तावेज जो मूल्यवान हो, प्रतिभूति हो, मतलब एक तरीके से कहे तो देख आप मूल्यवान वो चीज नहीं है, मूल्यवान सही कहे तो उस पर छपे हुए प्रिंट या दस्तावेज को जो विवरण लिखा गया है, ऐसे दस्तावेज जिस पर विवरण लिखे गए जिसके बाद वो मूल्यवान हो जाती है। उदाहरण के तौर पे जमीन के कागजात, ये आप पे मूल्यवान हो जाते हैं। कोई रजिस्ट्री, कोई अन्य चीज, जैसे सोवरेन बॉन्ड, या आपको सही कहें तो LIC के बॉन्ड, उधर साधारण तौर पर समझे तो LIC के जो बॉन्ड होते हैं, अब नॉर्मली देखें वो एक मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि आप जब उसमें निवेश करते हैं तो आप उसी प्रतिभूति के आधार पर ही अपना निवेश वापस पा सकते हैं। यदि आपको वो प्रतिभूति खो जाता है तो आपके लिए समस्या हो जाएगी, या फिर आपको आपका निवेश वापस नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो ऐसी चीजों को मूल्यवान प्रतिभूति कहा जाता है। जलयान के बारे में आप समझते ही होंगे, जो जल में चलाया जा सके उसे जलयान कहते हैं। तो जलयान में कुछ भी हो सकता है, छोटी जलयान, बड़ी जलयान, या नाव है, एक प्रकार की ही है, जिसे जलयान कहते हैं। बड़ी नाव को आप जलयान भी कह सकते हैं। ठीक, स्वेच्छा, अगली परिभाषा दी गई है स्वेच्छा। कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छाकारित करता है। स्वेच्छाकारित का मतलब हमारे इच्छा से कोई कार्य हम कर रहे हैं, उसका हमको परिणाम पता है कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ और इसके बाद ये होगा, तो ये हानि उत्पन्न होगी या फिर ये लाभ होगा, और उसके लिए हम अपनी इच्छा से जानबूझकर किसी कार्य को किया जाना ही स्वेच्छा कहलाता है। ठीक, राधे राधे। आगे चलते हैं। बिल से कोई वसीयती दस्तावेज अभिप्रेरित है। वसीयत, जैसे आप देखेंगे जमीन संबंधी वसीयत लिख दिए जाते हैं कि मेरे फला फला बेटे को ये मेरा इतना इतना भाग, मेरे ये सारी चीजें दी जाएंगी, ये उससे अभिप्रेरित है। महिला, महिला की परिभाषा दी है, महिला के बारे में आप जानते होंगे, मानव नारी की से अभिप्रेरित है। किसी भी आयु की मानव नारी, मानव नारी है तो उसे महिला कहा जा सकता है। सदोष अभिलाभ, विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ अभिप्रेरित, मतलब आप सदोष अभिलाभ का ये सीधा सा तात्पर्य ये है कि आप गलत तरीके से लाभ उठाना, किसी को आप किसी तरीके से आप धोखा देकर या फिर प्रवंचना करके, कुछ भी करके आपने सदोष क्या किया है, लाभ अपने आप को पहुंचाया है, तो उसको हम सदोष अभिलाभ कहते हैं। ठीक, विधि विरुद्ध जाकर आप खुद को लाभ पहुंचाया है, जैसे किसी के जमीन पर आपने कब्जा कर लिया है, ये विधि विरुद्ध है, किसी की संपत्ति को कब्जा करना। ठीक,
आगे चलते हैं। अगला दिया गया है आपका सदोष हानि। ये भी ठीक उसी प्रकार है जैसे कि किसी की संपत्ति पर आपने विधि विरुद्ध जाकर उसकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया या प्राप्त खुद को कर लिया है, तो आप सामने वाले को हानि पहुंचा रहे हैं और विधि के विरुद्ध पहुंचा रहे हैं, तो उसको आप सदोष हानि कही जाती है, तो सदोष हानि कही जाती है। सदोष अभिलाभ प्राप्त करना, सदोष हानि उठाना। इसमें कोई व्यक्ति सदोष अभिलाभ प्राप्त करता है तब यह कहा जाता है कि वह व्यक्ति सदोष रखता है, और तब भी जबकि सदोष अर्जन करता है कोई व्यक्ति सदोष हानि उठाता है, यह तब कहा जाता है जबकि उसे किसी संपत्ति से सदोष अलग रखा जाता है, तब भी जबकि उसे किसी संपत्ति से सदोष वंचित किया जाता है। ये आपको पिछला ऊपर बताए गए थे सदोष हानि और सदोष अभिलाभ, ठीक उसी के बारे में दिया गया है और थोड़ा सा डिटेल में लिखा गया। उन शब्दों और पदों के जो इनके प्रयुक्त है और इन संहिता में परिभाषित नहीं है किंतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उस अधिनियम और संहिता के उनके हैं। इस धारा में दिया गया मतलब कि इन सभी जो संहिता दी गई है, ये अधिनियम जो आपके पास है प्रौद्योगिकी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम या फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें जो परिभाषा दी गई है, अन्य जो ऐसे पद हैं जो इसमें छूटे हैं, वो सारी चीजें यदि उसमें परिभाषित की गई है वो यहाँ भी लागू होंगी। तो इसमें आपको ऐसा नहीं सोचना है कि इसमें कोई आईपीसी बीएनएस में कोई परिभाषा नहीं दी गई है तो हमें उसका उपयोग नहीं होगा, या ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि दूसरे अधिनियम में भी किसी चीज शब्दों या पदों की परिभाषा दी गई है तो वो वैसे ही उसमें जैसे लागू है वैसे ही सेम यहाँ पर लागू होगा। ठीक, आते हैं अगली हमारी धारा आती है भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 कंप्लीट हुआ। आगे आते हैं धारा 3 पे। इसमें क्या दिया गया, साधारण स्पष्टीकरण दिया गया, मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो स्पष्ट रूप से हमें समझ नहीं आती, उसको स्पष्टीकरण के माध्यम से हमें समझाया गया। जैसे धारा 3 की धारा 1 में इस संहिता में सर्वत्र अपराध की हर परिभाषा, इस संहिता में सर्वत्र अपराध की हर परिभाषा, हर दंड उपखंड, प्रत्येक ऐसी परिभाषा या दंड उपखंड, प्रत्येक दृष्टांत साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विशिष्ट अपवादों के अधीन समझा जाएगा, चाहे वो उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दंड, उपबंध या दृष्टांत दोहराया न गया हो। इसमें यह दिया गया है कि अपराध की जो हर परिभाषा है, इसके उपखंड कोई भी उपखंड हो, कोई भी दृष्टांत या साधारण एक अपवाद होता है, उस शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विशिष्ट अपवादों के अधीन ही समझा जाएगा। जो साधारण शीर्षक वाले अपवाद है, साधारण अपवाद वाले शीर्षक वाले, उसमें जितने भी है अपराध की परिभाषा है, उनको अपवादों के अधीन ही समझा जाएगा। मतलब सीधा सा है कि कई ऐसे मामले होते हैं जैसे कि आप किसी को परिरुद्ध नहीं कर सकते या गिरफ्तार नहीं कर सकते, आप आम पब्लिक किसी को बंदी गृह में बंद नहीं कर सकती या पकड़ नहीं सकती, ठीक है। लेकिन पुलिस को ये अधिकार दिया गया है, किसी व्यक्ति को जाकर रोक सकती है, पकड़ सकती है, ला सकती है। तो ये एक साधारण अपराध में चला जाएगा। कार्य वही है, समझाया वही जाता है, परंतु ये साधारण अपवाद में चला जाएगा, इस कारण से इस पर अपवाद नहीं होता। ठीक है, आगे इसके बारे में और स्पष्ट किया गया है, ले देखते हैं। इसमें दृष्टांत भी दिया गया है। इस संहिता में वे धारा जिसमें अपराधों की परिभाषा अंतर्निहित है, यह अभिव्यक्त नहीं करती कि 7 वर्ष से कम आयु का बालक ऐसे अपराध नहीं कर सकता, किंतु परिभाषाएं उस साधारण अपराध के अधीन समझी जाती हैं जिसमें वह उपबंधित है कि कोई बात जो 7 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा की जाती है अपराध नहीं होता है। ठीक है, मतलब इसमें इस संहिता में धारा वे धारा जिसमें अपराधों की परिभाषा अंतर्निहित है, ऐसी धारा है जिसमें अपराध की परिभाषा दी गई है, यह अभिव्यक्त नहीं करता है। कोई भी मतलब अपना विचार या अभिव्यक्त नहीं रखता है कि 7 वर्ष का जो बच्चा है वो अपराध करेगा, कर भी सकता है, ऐसे अपराध नहीं कर सकता, ऐसा कहा नहीं कर सकता कि 7 वर्ष का बच्चा अपराध नहीं कर सकता, किंतु परिभाषा उस साधारण अपराध के अधीन समझी जानी है, साधारण अपराध के अधीन समझी जाएगी जिसमें वो बंदी कोई बात जो 7 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा की जाती है अपराध नहीं होगा। सीधा से कहने का तात्पर्य यह है कि 7 वर्ष से कम आयु का बच्चा अपराध कर सकता है, परंतु इस संहिता के अधीन जो दी गई साधारण अपवाद है, उपबंधित है, साधारण अपवाद में उपबंधित है, उनके अधीन समझा जाएगा और 7 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किया गया अपराध भी अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर ये सीधा से इसमें ये कहना है कि 7 वर्ष का लड़का अपराध कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन इसको हमेशा अपवाद स्वरूप समझा जाएगा और ये माना जाएगा कि 7 वर्ष से कम वर्ष का लड़का अपराध नहीं कर सकता। ठीक है, क्लियर, आगे चलते हैं। दृष्टांत ख में देखते हैं। तो एक पुलिस अधिकारी वारंट के बिना यह को जिसने हत्या की है पकड़ लेता है। यहाँ तो संतोष परिरोध के अपराध का दोषी है, मतलब सामने वाले व्यक्ति को परिरोध कर रहा है, रोक सकता है या पकड़ लिए हैं, वो दोषी है क्योंकि यह पकड़ने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है।
इसलिए वह मामला साधारण अपवाद के अंतर्गत आता है, जिसमें उपबंधित है कि कोई अपराध नहीं है जो किसी व्यक्ति द्वारा किए जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। मतलब हम अपराध करने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए यदि हम आबद्ध हैं, पुलिस आबद्ध है, तो उसके द्वारा हत्या किए गए व्यक्ति को अपराधी को पकड़ने पर कोई अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। धारा 3 की उपधारा 2, प्रत्येक पद जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भाग में दिया गया, इस संहिता के प्रत्येक भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया जाएगा। मतलब सीधा सा है, जो चीजें जिसका स्पष्टीकरण, ऐसा कोई पद हो सकता है जिसका स्पष्टीकरण अभी न दिया गया हो, वो कहीं भी अन्य जगहों पर स्पष्टीकरण दिया गया हो, उसको इस संहिता के प्रत्येक भाग में लागू या उपयोग किया जा सकता है। ठीक, जब कोई धारा 3 की उपधारा 3, जब कोई संपत्ति किसी व्यक्ति के कारण उस व्यक्ति पर पति या पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे है, तब वह संहिता के अर्थ के अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में है। यानी किसी प्रकार की आपकी, जैसे सुरेश के पास सुरेश की संपत्ति है, सुरेश की संपत्ति किसी कारणवश उसके पति या सुरेश की संपत्ति है और किसी कारणवश उसकी पत्नी के नाम पे, या पत्नी उसको उस संपत्ति को देख रेख करती है, लिपिक या उसका लिपिक या जो लेखा जोखा करने वाला है वो करता है, उसके पास है किसी कारण से, तो यह माना जाएगा कि सुरेश के पास ही वो संपत्ति है। ठीक है, स्पष्टीकरण में क्लियर दिया, लिपिक या सेवक की हैसियत से अस्थायी रूप से या विशिष्ट अवसरों पर आयोजित कोई व्यक्ति इस उपधारा के अंतर्गत लिपिक का सेवक है। ठीक है, धारा 3 की उपधारा 4, जब तक किसी संदर्भ से प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो, इस संहिता के प्रत्येक भाग में किए जा कार्य का निर्देशन करने वाले शब्दों का विस्तार अवध लोप पर भी है। जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो, प्रतिकूल मतलब किसी संदर्भ से उल्टा आशय, प्रतिकूल का तात्पर्य होता है कि जस्ट विपरीत आशय प्रतीत न हो, इस संहिता के प्रत्येक भाग में, इस संहिता के प्रत्येक भाग में किए गए कार्य का निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तार अवैध लोप पर भी है। मतलब इस संहिता का यदि विस्तार जो है अवैध रूप से लोप, यदि लोप यानी कोई भी चीज जो जिस कार्य को करने के लिए, कर्तव्य को करने के लिए आबद्ध है, उसका नहीं करते हैं, अवैध लोप करते हैं, तो इसे कहा जाता है। ठीक है, इसमें और 2-3 और स्पष्टीकरण दिए गए, इसमें समझते हैं। जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने उनके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति से प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन मानव कार्य अकेले उसी में किया हो। जैसे अब देखेंगे, चोरी करने के लिए सभी लोग इकट्ठा हुए और एक आशय लेकर उन्होंने क्या किया, किसी मकान या दुकान में चोरी की। तो प्रत्येक व्यक्ति उसमें, उस समूह में, जैसे 2-4-5 लोग जो भी है, उस समूह के जितने भी व्यक्ति हैं, सभी को क्या माना जाएगा कि सभी ने चोरी की है, और एक एक व्यक्ति माना जाएगा, अलग अलग व्यक्ति माना जाएगा उनको, इसने भी चोरी की है और सभी को धाराएं लगे। ठीक, ऐसे आगे चलते हैं। जब कभी कोई कार्य आपराधिक ज्ञान या आशय से किए जाने के कारण ही आपराधिक है, मतलब हमें कोई ये पता है कि ये कार्य करने से हमको ये कार्य करता हूँ तो ये अपराध है। ठीक है, अपराध का हमें इसका ज्ञान है कि ये कार्य करूंगा तो अपराध है, और कई बार ये होता है कि उसका आशय है कि मैं ये करूंगा ही करूंगा, ये कारण ही आपराधिक आशय, कारण ही आपराधिक है। मतलब यदि हमको आशय पता है और अपराध पता है, तभी हमें वो क्या होगा, उसे अपराध मान सकते हैं। ठीक, कई व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तब ऐसे व्यक्ति में से प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे ज्ञान का आशय उस कार्य में संलिप्त होता है, उस कार्य के लिए उस प्रकार दायित्व के अधीन है, मानव कार्य उस ज्ञान या आशय से अकेले ही उसी द्वारा किया गया। ठीक उसी प्रकार जैसे कि आप देख रहे होंगे कि जो उनको पता है, एक ऑटो चालक है और 5 समूह के लोग हैं जो क्या करते हैं, चोरी का कार्य करते हैं। अब ऑटो चालक उन सभी चोरों को पहचानता है कि ये क्या चोर हैं, और जाता है उनको छोड़ने ऐसे स्थान पर जहाँ चोरी करते हैं। वो आशय भी समझ रहा है, आपराधिक कार्य भी समझ रहा है, अपराधों में संलिप्त भी है, उनको छोड़ने का भी कार्य करता है। तो उसे क्या समझा जाएगा कि जैसे मानो वो भी उस कार्य के लिए पूर्ण रूप से दायित्व माना जाएगा, उसका अधीन होगा, कार्य के लिए उसी प्रकार अधीन होगा जो मानो उसका ज्ञान हो, अकेले उसी द्वारा किया गया हो। जैसे कि उसने ले जाके ऑटो से छोड़ा हो, लेकिन ये माना जाएगा कि ये अकेले ही जाके चोरी किया है। 5 लोग चोर है, 5 और एक ऑटो चालक है, और ऑटो से ले जाकर उनको उस मकान या दुकान को छोड़ता है जहाँ पर वो चोरी करते हैं। फिर कुछ देर बाद उनको आता है, लेकर चले जाता है। तो उस ऑटो चालक का जो चालक कोई भी, यही माना जाएगा कि वो अकेले चोरी किया है। ठीक, आगे चलते हैं। जहाँ किसी कार्य द्वारा, किसी लोक द्वारा किसी परिणाम का कार्य किया जाना या उस कार्य को कार्य करने का प्रयत्न करना अपराध है, वहां यह समझा जाए कि उस परिणाम का अंशतः कार्य द्वारा, अंशतः लोक द्वारा किया जाना है। जैसे अंशतः यह को भोजन देने का अवैध रूप से लोक करके अंशतः यह को पीट कर जानबूझकर यह की मृत्यु कारित करता है, कौन ने हत्या की।
तो यह को अंशतः भोजन भोजन देने का अवैध आरोप करता है। ठीक, अंशतः यह को पीट कर जानबूझकर यह की मृत्यु कारित करता है। अब वो क्या करता है, भोजन देने का लोभ करता है, भोजन न देने से कमजोर होता है, जिससे वो सामने का आक्रोशित होता है और यह से उतावलेपन में आता है और कम पीटने लगता है, जिससे वो मृत्यु हो जाती है। तो यानी क को मान लिया जाएगा कि क ने क्या किया है, मृत्यु यानी हत्या की है। ठीक, जबकि उसने मारा है, अब अंशतः किया है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। मतलब एक छोटे से भाग को कार्य करने पर भी चीजें घटित हो जाना। धारा 3 की उपधारा 8, जब कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है, तब जो कोई या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर उन कार्य में से कोई एक कार्य करे के उस अपराध के किए जाने में जानबूझकर सहयोग करता है या उस अपराध को करता है। इसके बारे में दृष्टांत दिया गया है, आप देखिए। जैसे क और ख पृथक पृथक रूप से विभिन्न समयों पर से छोटी छोटी मात्राएं ने 20 की छोटी छोटी मात्रा देकर उसकी हत्या कर देते हैं। क और ख पृथक पृथक रूप से विभिन्न समय पर यह को, ठीक है, यह नाम के व्यक्ति को क और ख छोटी छोटी मात्रा में विष देकर उसकी हत्या कर देते हैं। क और ख यह की हत्या करने के आशय से सहमति है, यह को विष देते हैं। तो इस प्रकार दी गई कई मात्रा के अभाव से यहाँ के ख में हत्या करने में जानबूझकर सहयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें प्रत्येक एक ऐसा कार्य करता है जिसमें मृत्यु कार्य होता है, वे दोनों इस अपराध के लिए दोषी यद्यपि उनके कार्य पृथक हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपको उपधारा जैसे दिए गए हैं, धारा 3 की धारा 9, जहाँ कई व्यक्ति किसी अपराध कार्य को करने में लगे हुए हैं या संबंधित है, वे उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कई व्यक्ति मिलकर अपराध कारित करते हैं। ये अपराध कारित करते हैं या संबंध से संबंधित हैं, तो उस कार्य के आधार पर, उनके किए गए कार्य के आधार पर उनको अपराधों के आधार पर दोषी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे इसका दृष्टांत दिया है, एक गंभीर प्रकोपन की ऐसी परिस्थिति के अधीन या आक्रामक करता है कि यह उसके द्वारा